Okay, Ji. So today we'll be solving this paper. This is Feb March 2026, paper 2, variant 2. ठीक है, जल्दी से आते हैं. They're saying the group 2 elements magnesium to barium shows trend in their physical properties down the group. ठीक है जी, हमें basically down the group physical properties का trend नजर आता है. Table 1.1 shows some information about the elements magnesium to barium. ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं बेटा. ये पेपर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेब मार्च और मई जून के जो पेपर का पैटर्न होता है ना, मतलब कि जिस हिसाब से टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन अरेंज हुए हुए होते हैं, तो वो काफी सिमिलर होता है. बायो के अंदर भी एक दो क्वेश्चन मेरा ख्याल है फेब मार्च के पेपर से आए हैं, तो बराए मेहरबानी इसको बहुत अच्छे से करेंगे. नेवर माइंड, दे सेइंग फिगर टेबल 1.1 शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स मैग्नीशियम टू बेरियम. ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है. ये प्रोटॉन नंबर है, ये शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ये एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड अच्छा सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज है, मतलब कि पहली और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम है, और ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है. दे सेइंग गिव द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम. कैल्शियम एटम की फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है. कैल्शियम 20 होता है बेटा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात, बल्कि हाँ सही है सही है. अब मुझे ना सिर्फ एक छोटी सी बात बताएं. लेट्स से ये कैल्शियम ना होता और हमारे पास ये कोई और एलिमेंट होता. लेट्स से मेरे पास होता ये जिंक होता. मैं लेट्स से एक जिंक की बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात एक सुनिएगा, ये कॉमन मिस्टेक है मैं बता रहा हूँ. जिंक में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 3p6 के बाद पहले हम 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं एंड देन 3d के अंदर, राइट. लेकिन आप ना बजाहिर हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है, बट आपने एग्जाम में 4p के बाद बेटा हमेशा 4d सॉरी 3p के बाद हमेशा 3d लिखना है. 4s भले से पहले फिल होता है लेकिन उसको लिखना बाद में. कोई बच्चा ये मिस्टेक करके ना आए, ठीक है. अगर आपने 4p के बाद बेटा 4s 3p के बाद अगर आपने बेटा 3p के बाद 4s लिख दिया ना, तो एग्जामिनर आपको जो है ना दुआएं देगा, मार्क्स नहीं देगा. ठीक है बेटा, फिर मार्क्स कट जाएंगे. यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है. तो इसलिए आपने बेसिकली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 लिख दिया. ठीक है जी, शाबाश. आगे चलते हैं. बट कोई भी बच्चा यानी मिस्टेक नहीं करेगा. देन जस्ट एक्सप्लेन द ट्रेंड शोन इन द सम ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज एज द प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस. अगर आप देखें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड नजर आ रहा है. कैन आई से सम ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है, राइट. ऐसा ही है, यस और नो. तो उसका क्या रीजन होगा, हम जरा इसको लिखेंगे मेरे साथ. पहले हमें ना एक ट्रेंड बताना है. ये क्या हो गया, नेवर माइंड, एक मिनट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड. या ओके, वो बस मिस्टेक से शायद बंद हो गया होगा. 1 सेकंड. आप ये बोलेंगे कि देखिए सर, आपके पास क्या होगा, हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी सम, या सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बेहतर रहेगा. ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, मेरे साथ कॉपी करें सब बच्चे. सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी decreases down the group. पहली बात ये हो गई. अब उसका हम रीजन क्या बोलेंगे, बिकॉज ये स्टैंडर्ड आंसर है. ओके, डाउन द ग्रुप number of shells increases, so shielding effect will also increases. shielding effect बढ़ रहा है, and therefore 3 dots का मतलब therefore nuclear forces of attraction towards outermost electron decreases. ठीक है, जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, सो इट्स easier to extract electron. बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी में बेटा क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. मैं जैसी पार्ट पढ़ा लिखूंगा फिर मैं उसके बाद बोलूंगा बेटा आप लोग क्लियर है. हर बच्चा थम्स अप करेगा. ठीक है, आप थम्स अप नहीं करेंगे तो आप अचानक से देखेंगे कि आप वेटिंग रूम में आ गए हैं. ठीक है जी, तो आपको थम्स अप करना पड़ेगा. नेवर माइंड, राइट एन इक्वेशन फॉर द थर्ड, राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरियम. ठीक है जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरियम.
आयनाइजेशन एनर्जी में हमेशा गैसियस आयंस होते हैं। कोई बेटा लेजेंड आइंस्टाइन का छोटा भाई ये मिस्टेक ना करे। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। तीसरा इलेक्ट्रॉन बेटा आप हमेशा बेरियम से निकालेंगे। यू गोना गो फॉर Ba2+, गैसियस लेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Ba3+, गैसियस, और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। गैसियस लेना पड़ेगा। अगर इसका सवाल आ जाता है कि आप बेसिकली गैसियस क्यों ले रहे हो तो क्या बोलेंगे? वाई गैसियस? बताओ। बिकॉज गैस फेज के अंदर एटम्स आर अनइन्फ्लुएंस्ड बाय देयर नेबरिंग पार्टिकल्स। आप अगर बात करें ना बेटा, मेरी बात सुनो, मुझे आयनाइज करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे? हीट करना पड़ेगा, राइट? हीटिंग से करेंगे। लेकिन मुझे बताओ, अगर आपका एटम या आयन सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। जब आप हीट करेंगे तो उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ओवरकम होगी, ना कि वो आयनाइज हो। तो जब आप उसको हीट करेंगे ना बेटा, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आयनाइज होगा। तो आपको हमेशा गैसेस में लेना है। ऑलवेज गैसेस, ऑलवेज gaseous form. Why? Because in gas, बिल्कुल बिल्कुल हसीम ने सही नहीं बोला कि atoms are uninfluenced by their intermolecular forces। जो है ना आपके पास बेसिकली क्या होता है कि गैस फेज में क्या होगा कि आपके पास जो एटम्स होंगे दे विल बी अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द नेबरिंग पार्टिकल्स। मतलब कि गैस फेज के अंदर आपके पास नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। तो आप जब आयनाइज करने के लिए हीट करेंगे या हैमर करेंगे या किसी भी फॉर्म से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सारी एनर्जी यूटिलाइज होगी टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ना कि टू चेंज स्टेट। ठीक है जी। इसका किसी को अगर आंसर, किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स को इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे। आपके पास नोट्स नहीं है, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं ससमा को मैसेज कर दें, हम आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर देंगे। नोट्स फ्री हैं, कोई मसला नहीं। और बोलो बस। नेवर माइंड। एक्सप्लेन व्हाई द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मच ग्रेटर देन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे वो आपसे क्या बात कर रहे हैं कि देखो, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है, मतलब पहली और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम है, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है। उसका क्या रीजन है बेटा? उसका रीजन ये है कि आपके पास जो फर्स्ट के दो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, अगर आप मैग्नीशियम पे आओ, मैग्नीशियम पे अगर आप, मैग्नीशियम इज 12, इट मींस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। शुरू के दो इलेक्ट्रॉन बेटा आप कहां से निकाल रहे हो? 3s2 से निकाल रहे हो, राइट? थर्ड इलेक्ट्रॉन इनर शेल से निकल रहा है, मजीद अंदर से निकल रहा है। जब थर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा मजीद इनर शेल से निकलेगा तो कहना है कि उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। बिकॉज एक तो अगर आप बात करो ना 3s2 के इलेक्ट्रॉन्स, इससे पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? कहना से 10 है। तो 3s2 के इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाउएवर अगर आप 2p6 के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उससे पीछे कितने हैं? सिर्फ 4 हैं। तो इट इज शील्डेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो शील्डिंग इफेक्ट इतना मतलब ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया, और साथ साथ आप न्यूक्लियस के करीब भी आ गए हो, राइट? तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ गए हैं। ठीक है। तो हम इस पार्ट को ऐसे लिखेंगे, हम बोलेंगे कि देखें, द फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स आर, या द फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड। बेटा यकीन माने मेरे पास इसकी एमएस नहीं है, ये पेपर भी जो है ना मुझे पता नहीं किसी ने भेजा था। यकीन माने किसी बच्चे ने भेजा था, मैंने यकीन मानो इसको खोल के देखा भी नहीं। मतलब इसको ऑफ कोर्स देखा बिकॉज इसमें जो है ना नीचे एक बहुत टाइट सवाल है, बट ये है कि मैंने इसको देखा नहीं कि ये कहाँ से मिलेगा। बट मैं देख लूंगा, आप टेंशन नहीं लें, रात तक इसकी मार्किंग स्कीम ढूंढ दूंगा, क्लासेस से फ्री होंगे ना 11 12 1 तक, तो मैं ढूंढ दूंगा इंशाल्लाह। द फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3s सबशेल। हाउएवर, बेटा लिखें मेरे साथ, लिखें लिखें लिखें, थर्ड इलेक्ट्रॉन is extracted from 2p subshell, which is closer and has greater, या फिर हाँ greater nuclear attraction। इसको बेटा डिस्टिंक्शन वाला आंसर बनाना, तो आप यहाँ लिखेंगे which is closer and less shielded, less shielded, and साथ साथ and has greater nuclear attraction। ठीक है जी। शाबाश, सब बच्चे इन सब पार्ट्स को देखें, सबको बात समझ आ रही है? यस और नो क्लियर है एकदम? सर अगर जिंक होता है तो 3D फिल करेंगे बेटा? ये वाली बात ना मैंने 2002 में बताई थी, आप 2026 में आके बात बता रही हैं। ये देखो 3D वाले केस में आपने 3D को जिंक वाले केस में 3D को फिल करना है, लेकिन 3D को पहले लिखना है, 4s को बाद में लिखना है। ठीक है।
आई होप यहाँ तक की सबको कहानी सबको समझ आ रही हो। ठीक है, नेवर माइंड, आगे चलते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। वक्त कम है बेटा, मुकाबला सख्त है, जल्दी जल्दी जल्दी। वाई स्ट्रोंशियम रिएक्ट्स विद वाटर एंड एल्कलाइन, अच्छा वाई नहीं लिखा हुआ, माजरत। अच्छा देखिए, ये जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ ना, ये आपने नहीं करनी। मैंने माशाल्लाह वेन को वाई पढ़ दिया, आईज ओपन रखेंगे बेटा। वेन स्ट्रोंशियम रिएक्ट्स विद वाटर an alkaline solution is produced. Write an equation for this reaction into state symbols. अब ये आपको याद नहीं करने की जरूरत, ये आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, बिकॉज माशाल्लाह सब लोग ओ लेवल्स करके आए हैं। स्ट्रोंशियम को रिएक्ट कराएंगे पानी के साथ, वो कह रहे हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है। अल्कलाइन का क्या मतलब है बेटा, आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। स्ट्रोंशियम ग्रुप 2 का है, Sr2+OH1-, तो क्या होगा बेटा, आपके पास SrOH2 बन जाएगा, इजंट इट। और आपके पास साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड आप यहाँ पे 2 लगा देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ऑटोमेटिक सब बैलेंस हो गया, और कुछ करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, मैंने बताया है कि इनऑर्गेनिक में हर इक्वेशन को याद नहीं करना, और कुछ इक्वेशन ऑटोमेटिक हो जाएंगी। नेवर माइंड, आगे चलते हैं। देन दे आर सेइंग सैंपल्स ऑफ द अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस इन 1b पार्ट 1। कोई कोई जादू नहीं बेटा, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो गया था, नेवर माइंड। शाबाश, चलें आगे चलें। ओके ओके ओके। वो आपसे कह रहे हैं व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें। वो आपसे कह रहे हैं व्हाट यू विल ऑब्जर्व। अब मेरी बात सुनो, जब आप स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड को, मेरी बात समझिएगा, जब आप स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड को, सर स्टेट सिंबल से ऊपर, हाँ स्टेट सिंबल से ऊपर, मतलब आप यहाँ कह रहे हैं क्या यहाँ स्टेट सिंबल मेंशन करेंगे? नहीं बेटा, नीड नहीं है मेंशन करने की, मतलब चलो कर दो, अगर आप करेंगे तो स्ट्रोंशियम आपके पास मेटल है, ये लिक्विड ले लो। कहाँ लिखा हुआ है, ओ माय डेज, लिखा हुआ है बेटा स्टेट सिंबल। क्या कह रहे हैं यार, कैसे कैसे लोग हैं, पता नहीं। ओके सॉरी, माजरत माजरत, मिस्टेक से मिस्टेक बेटा हो जाती है, गर्मी बहुत है ना। स्ट्रोंशियम मेटल है, स्ट्रोंशियम मेटल है, पानी लिक्विड में होगा, और आपके पास जो है स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस फॉर्म में आएगा, और ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में। ठीक है, चलिए नीचे आए। देन दे आर सेइंग सैंपल्स ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब कि स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड जो आपने प्रोड्यूस किया है, उसको मैं HCl एंड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। अगर आप इसको HCl के साथ रिएक्ट कराओगे, आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, कहना है ऐसे, स्ट्रोंशियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा, यस और नो, है ना? मुझे बताएं, आप लोग को ओ लेवल फ्लैशबैक में जाए 1-2 साल पहले, मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या क्लोराइड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल होते हैं? सॉल्युबल है, हमारे पास ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर सिल्वर एंड लेड हैलाइड्स व्हेन दे आर बॉन्डेड विद क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, मतलब कि AgCl, AgI और AgBr, ये तीनों इनसॉल्युबल हैं। स्ट्रोंशियम क्लोराइड की कोई सेटिंग हमने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह के साथ नहीं है। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, मैं क्या बोलूंगा कि ये तो सॉल्युबल है, तो इसका पता क्या मतलब है, आपको कोई विजिबल चेंज नजर नहीं आएगा। इसमें हम क्या लिखेंगे आपके पास, क्योंकि देखो ये सॉल्युबल है ना, तो हम बोलेंगे कि नो विजिबल चेंज, मतलब कि आपके पास जो है ना सॉल्यूशन जो है ना बेसिकली वो कलरलेस ही रहेगा। हम इसमें सबसे आसान तरीका ये होगा, हम ये कह देंगे कि द सॉल्यूशन विल रिमेन कलरलेस। लेकिन जब आप स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड को बेटा H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे, जब आप स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, H2SO4 के साथ, तो आपके पास स्ट्रोंशियम सल्फेट बनेगा। स्ट्रोंशियम सल्फेट बेसिकली आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, स्ट्रोंशियम सल्फेट आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करेगा। तो हम यहाँ बोल देंगे कि हमारे पास बेसिकली व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ स्ट्रोंशियम सल्फेट will be produced. By the way, उन्होंने ना आपसे स्ट्रोंशियम सल्फेट को यहाँ लिखने को नहीं बोला, मैं सिर्फ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। उन्होंने बोला ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब हमारी आंखों के क्या दिखेगा, तो हमने बताना है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, बस। ठीक है, स्ट्रोंशियम सल्फेट आपके पास क्या होता है बेटा,
दैट इज व्हाट डू यू से, वो आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। करेक्ट, आगे चलते हैं, शाबाश। नेक्स्ट पार्ट क्या है? देयर सेइंग अगेन, जिसको जो पूछना है बेटा, चार्ट बॉक्स खुला हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ सारे चार्ट्स, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। Then they are saying the nitrates and carbonates of group 2 elements decompose on heating, ठीक है जी। State the trend in the thermal stability of group 2 carbonates down the group। ये इतना group 2 आ रहा है बेटा, मतलब कि इसको आसरा करने की जरूरत है नहीं, इसको देखना पड़ेगा इसका मतलब सही तरीके से। State the trend in the thermal stability of group 2 carbonates। थर्मल स्टेबिलिटी चाहे कार्बोनेट हो चाहे कोई भी हो, उनकी क्या होती है, क्या होती है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। इंक्रीज होती है डाउन द ग्राफ, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। इसका किसी को रीजन नहीं याद ना, मैं आपको बता रहा हूं, इसके रीजन का सवाल आता है। इसके रीजन का बेटा दो दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यकीन माने। किसी को नहीं याद ना, तो क्या करेंगे, ग्रुप 2 के नोट्स खोलेंगे, उसमें से पढ़ेंगे। नहीं समझ आए तो मुझे हिम्मत करके खुद मैसेज करेंगे। आप मैसेज भी ना करें और आपको लगे सर का मैसेज आ रहा है, तो बेटा ऐसे तो भी मैं जादू हुआ नहीं हूँ भी ना। तो जिसको नहीं याद, इसका रीजन पढ़ के जाए, मैं बता रहा हूँ बेटा, आएगा ही आएगा पेपर में। ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। मैं बता रहा हूँ, ये आएगा इंशाल्लाह। और यकीन माने अच्छा आंसर है। पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, नेवर माइंड। राइट एंड इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ये बहुत आसान है बेटा। जितने भी नाइट्रेट्स हैं और जितने भी कार्बोनेट्स हैं, उन सबकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसको बस याद करना है। आपने ग्रुप 2 के मेल को चेंज करना है, बाकी सब चीज ऑटोमेटिक है। ये देखो, कैल्शियम नाइट्रेट बेटा वो रीजन में आएगा। इसके रीजन में पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है हुजैफा, उसको नोट से जाके देखेंगे इंशाल्लाह। कैल्शियम नाइट्रेट आपके पास ब्रेक होगा बेटा, आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने एज इट इज डिट्टो कॉपी अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स में कराई हुई है, ठीक है जी। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला, ठीक है। ये वाली इक्वेशन अल्लाह अल्लाह कैसे इसको करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे शाबाश। देन दे आर सेइंग कैल्शियम क्लोरेट इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन इन द सेम वे एज सोडियम क्लोरेट, ठीक है जी। जिस तरह सोडियम क्लोरेट को, उस तरह हम कैल्शियम क्लोरेट को वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर लेते हैं। देन दे आर सेइंग कैल्शियम क्लोरेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन। मतलब कि आपके पास कैल्शियम क्लोरेट कैसे प्रिपेयर होगा, बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन। मतलब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूंगा, मेरे पास कैल्शियम क्लोरेट प्रोड्यूस हो जाएगा। दे आर सेइंग राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन of cold dilute hydroxide ions with Cl2। कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड आयन विद Cl2। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ ना उन्होंने आपको सब सेटअप खुद बताया है, तो आपने घबराना नहीं है, जरा रिलैक्स होकर सुने। देखें, वो आपसे कह रहे हैं कैल्शियम क्लोरेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन, है ना। तो पहले ऐसा करता हूँ, मैं Cl2 लिखता हूँ। मुझे बताओ, आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हो, राइट, यस और नो, है ना। अब आपको यहाँ पे वो कह रहे हैं आयोनिक इक्वेशन लिखनी है। आयोनिक इक्वेशन में लिखने का मतलब पता है क्या है, आपने हाइड्रोक्साइड को हमेशा ऐसे लिखना है और एसिड को हमेशा H+7 करके लिखना है, ठीक है। तो मैं इसमें से ना, मुझे बताएं यहाँ कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, कहना से 2 हाइड्रोक्साइड आयन है। तो मैं यहाँ पे बेटा, सर आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी। हमारा बेटा, मेरा ख्याल है शायद आपकी कुछ सेटिंग आउट हुई है उसकी, माइक वाइक स्पीकर की ना, तो जरा सेटिंग देखें थोड़ी सी। बाकी सब आवाज आ रही है। क्लोरीन रिएक्ट करेगा विद, अब यहाँ पे मुझे बताओ 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स है। मैंने क्या बोला, आयनिक इक्वेशन में जब भी अल्कली आएगा OH, एसिड आएगा तो H+7। निंजा टेक्निक बता रहा हूँ ये। यहाँ 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो आपने, हाँ एक मिनट रखिएगा। क्लोरीन है प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन लगाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आगे क्या करेंगे बताएं। फिर हाँ, बस जो है ना अब ना यहाँ पे मेरी बात सुनो, अब ना थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते हैं यहाँ पे। क्लोरीन जब आप बेसिकली हाइड्रोक्स, वैसे मेरी बात सुने, आप लोगों ने तो रिडॉक्स वाला चैप्टर मुझसे पढ़ा है, तो आप लोगों को तो ये बात याद होनी चाहिए। जब आप क्लोरीन को अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, आपके पास बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता था, हमने NaCl वाला रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है। एक NaCl प्रोड्यूस होता था आपके पास, जब आप क्लोरीन को, Cl2 को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आपके पास एक NaCl प्रोड्यूस होता था, और आपके पास एक NaClO प्रोड्यूस होता था, और साथ साथ आपके पास H2O प्रोड्यूस होता था। यहाँ पे भी हमने सेम काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो NaCl है ना बेटा, उसका Na हम हटाएंगे, क्लोराइड लगा देंगे, प्लस ClO- प्लस H2O, ठीक है। मैं डायरेक्ट आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूँ अगेन, ये वाली देखो। एग्जामिनर ने आपको पहली लाइन में खुद बोला ना, मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने क्या बोला कि ये सोडियम जो कैल्शियम क्लोरेट है इज यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन
इन द सेम वे एज सोडियम क्लोरेट। ये सोडियम क्लोरेट वाली इक्वेशन तो मैंने आप लोग को लिखवाई भी है, मैंने आपको रिडॉक्स की 2 इक्वेशंस कराई हैं, 2 ही मेन क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर तो हमने ये वाली इक्वेशन करी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सबके दिमाग में है, और मैं वैसे भी बता रहा हूँ, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। क्लोरीन को जब आप अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक NaCl और एक NaClO प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली एक जो है कैल्शियम क्लोराइड और एक कैल्शियम क्लोरेट प्रोड्यूस होगा, एक कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा और एक कैल्शियम क्लोरेट प्रोड्यूस होगा। गॉट इट? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? थोड़ा स्लो बोले या मतलब स्पीड हल्का करें या आवाज हल्की करें? बेटा अगर आवाज हल्की करने का मसला है तो आप अपना वॉल्यूम कम करें, आपके पास एक ऑप्शन होता है वॉल्यूम का। इससे स्पीड हल्की, ओ माय डेज। ओके, ठीक है बेटा, ओके ओके। नहीं, ये वाली बात मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरी बात सुन लें। कैल्शियम क्लोरेट को हम इस्तेमाल करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर, इन द सेम वे एज सोडियम क्लोरेट। ठीक है जी बेटा, सोडियम क्लोरेट का आप लोगों ने मेरे साथ रिएक्शन पढ़ा हुआ है। क्लोरीन को जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, NaCl एंड NaClO और H2O प्रोड्यूस होगा आपके पास, राइट? ये हमने नोट्स के अंदर रिएक्शन करा है। तो अब मैंने सोडियम की जगह सिर्फ क्लोरीन को कैल्शियम को उठा के लगाना था, बट यहाँ वो मुझसे कह रहे हैं आयोनिक इक्वेशन, तो आयोनिक इक्वेशन में मैं कैल्शियम को मेंशन नहीं करूंगा। तो अल्लाह अल्लाह खैर क्लोरीन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और आपके पास यहाँ एक क्लोरीन आ गया, यहाँ एक क्लोरीन आ गया। मुझे बताएं इक्वेशन बैलेंस हो गई? देखो यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन है। ठीक है, और अल्लाह अल्लाह खैर से आपके पास हाइड्रोजन भी 2 आ गए, बताएं? बिल्कुल आ गए, और ऑक्सीजन भी 2 आ गए, सब बैलेंस हो गया। ठीक है जी, बहुत नाइस इक्वेशन थी, आगे चलते हैं। देन दे आर सेइंग स्टेट व्हाई NaClO एंड CaClO आर यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। हम इनको वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, आप बताएं? बिकॉज सर ये जो क्लोरेट आइन है, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। नोट्स खोलेंगे तो, अच्छा मैंने ना कल मॉक चेक करके एक बच्चे को मैसेज किया कि ये देखो नोट्स में लिखा हुआ था, मुझे आगे से बोलते इतना छोटा सा लिखा हुआ है। अरे कितना जुल्म, इतनी मैं छोटा सा लिख दिया। मैं सर जो है ना, मैंने इनऑर्गेनिक ज्यादा से इसलिए दिया था ताकि आप लोग इनऑर्गेनिक को पढ़ लें, बिकॉज ऑर्गेनिक तो फिर थोड़ा बहुत आता होगा, मतलब इनऑर्गेनिक थोड़ा इग्नोर करते हैं बच्चे। बहरहाल नेवर माइंड, ये जो क्लोरेट आइन है ना, ClO-, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है फॉर वाटर प्यूरिफ फॉर किलिंग बैक्टीरिया। तो हम क्या बोलेंगे? बिकॉज दिस क्लोरेट आइन इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोल दें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल दें, वो भी चल जाएगा। बेटा अगर आपने मॉक नहीं करा, अगर आप मुझसे नहीं पढ़ते तो भी कोई मसला नहीं है। मॉक का पेपर आप मिसेस से ले लें, मुझे मैसेज कर दें, उसकी मार्किंग स्कीम भी ले लें, मेरी वीडियो भी ले लें, और बोलें बस नाम बताएं, लाश उठाएं। ओके जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, शाबाश। ठीक है, आई होप किसी को कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला होगा तो सब हैंड रेस मतलब बता देंगे। ठीक है जी, जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दे आर सेइंग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक पॉल्यूटेंट। वो क्या है आपके पास? एक एम्फोटेरिक पॉल्यूटेंट है। ठीक है जी, होगा। हम क्या करें? फिगर 2.1 शोज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मुझे इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी नजर आ रही है। दे आर सेइंग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखें बेटा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नजर आ रहा है। स्टेट द टर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल, स्टेट द टर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाता है मुझे बताएं? बेटा ये जो आपने आंसर दिया ना आयशा के लोन पेयर, ये जो है ना, आप देखें ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो पेयर कैसे हो सकता है? पेयर का क्या मतलब होता है? दो, दो लोग है ना, तो यहाँ पे तो एक है। इसको हम क्या बोलेंगे? डिलोकराइज इलेक्ट्रॉन्स। नहीं बेटा नहीं, अयान ऐसा नहीं है। हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसका नाम होता है फ्री रेडिकल। अ फ्री रेडिकल इज अ सब्सटेंस दैट हैज एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। नोट्स, फ्री रेडिकल, ओ हाँ, नाइस। चलो चलो, अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं। In nitrogen monoxide, the nitrogen oxygen atoms are bonded by a sigma bond and a pi bond. ठीक है जी। Complete figure, complete figure 2.2 to show the pi bond in nitrogen monoxide that is formed from orbital overlap. अब आपको बेसिकली पाई बॉन्ड बनाना है ना, तो पाई बॉन्ड कैसे बनाते हैं मुझे बताएं? पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे? मैंने बताया था पाई बॉन्ड हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। सर लोन पेयर, देखो बेटा इसमें वो कुछ भी नहीं कह रहे, उन्होंने आपको बताया है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना, देखो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है। वो आपसे कह रहे हैं द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड्स एंड अ पाई बॉन्ड। कंप्लीट फिगर 2.2 टू शो द पाई बॉन्ड इन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्बिटल ओवरलैप। आपको बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, आपको पाई बॉन्ड बनाना है।
ठीक है, तो पाई बॉन्ड हम कैसे बनाएंगे? साइड ऑन ओवरलैप होता है, राइट? ऐसे ही है, बनाए शाबाश बनाए। अच्छा देखो, पाई बॉन्ड ओवरलैप ना मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा, और एक को शेड कर दूंगा। पाई बॉन्ड ओवरलैप जब बनाओ ना, मतलब दो चार बच्चों के बाद में मैसेज आते हैं, सर मैंने पुरानी मार्केटिंग स्कीम देखी थी, उसमें तो ऐसा बना हुआ था। सर मैंने एक मार्केटिंग स्कीम देखी थी, उसमें तो ऐसा बना हुआ था। ठीक है, फिर कोई बच्चे बोलेंगे सर मैंने एक मार्किंग स्कीम देखी थी, उसमें तो ऐसा बना हुआ था। तो बेटा ये जो मार्किंग स्कीम है ना, ये वाली, ये ओल्ड स्कूल है, इसको आप हटा दें। ये है रिसेंट, मैंने इसी का बहन भाई बनाया, देखो। ठीक है, तो अब अगर एग्जाम में आएगा तो आपने ऐसे बनाना है इंशाल्लाह। गॉट इट? ऐसे बना के आना है। नेवर माइंड, इसको आप लोग छोड़ दें बेटा। ये 2002 की बातें हैं, माशाल्लाह 2002 में आप लोग पैदा भी नहीं होते, तो इसको आप छोड़ दें। ठीक है जी, नेवर माइंड। इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक मोनोऑक्साइड इज मेड बाय द रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी, द रिएक्शन इज केप्ट कोल्ड। एक को शेड बेटा, बस ये रूल है, करना ही करना है बस। इसको छोड़ें, बस एक को शेड करना है। द रिएक्शन इज केप्ट कोल्ड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये आपके पास बेसिकली पूरा सेटअप है। स्टूडेंट रिएक्ट्स दिस मच कॉपर with excess nitric acid at 5 degrees Celsius and 101 kilopascals. Calculate the maximum volume of nitrogen monoxide that is produced under these conditions. आपको मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। अब यहाँ पे आपको बेसिकली मोल्स ऑफ कॉपर दिए हुए हैं, और आपको साथ साथ टेम्परेचर दिया हुआ है, और साथ साथ सब सेटिंग दी हुई है, राइट? ठीक है ठीक है। अब ना यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ ना, मुझे बेसिकली क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ, क्या निकालना है बताएं? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, राइट, निकालना है, राइट? अब मुझे उन्होंने मोल्स किसके दिए हैं? कॉपर के दिए हैं। क्या मैं कॉपर और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मोल टू मोल रेशियो इस्तेमाल करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मोल्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। व्हाट आई मीन टू से, कि देखो, ये कॉपर है बेटा, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, शाबाश, इसको लिखते हैं। ये कॉपर आ गया, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आ गया। कॉपर के नीचे 3 आ गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के नीचे 2 आ गया। कॉपर के कितने मोल्स है बेटा? 0.00393। इसके मोल्स कितने? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश। 0.00393 टाइम्स 2 डिवाइड बाय 3। 2 पॉइंट, अच्छा देखिए, अभी ना कैलकुलेटर से कोई बच्चा आंसर हटाए ना, ये भी निंजा टेक्निक है बेटा। अभी इसी आंसर को आगे इस्तेमाल करेंगे। 2.62 टाइम्स 10⁻³ आ रहा है। आई होप आप सब लोग के पास भी ये आ रहा हो, राइट? अब उसके बाद हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, पी वी इज इक्वल टू NRT। एन की वैल्यू आपको मालूम है ना? 2.62 टाइम्स 10⁻³ आर की वैल्यू क्या होती है? मेरे जहन से निकल गई। 8.9 नहीं, आर की वैल्यू क्या थी? बताओ बताओ, कोई बताओ, मेरे जहन से निकल गई। 8.3, 8.31। मालूम था बेटा, मुझे मालूम था, मालूम था, मालूम था, मैं चेक कर रहा था कि आप लोगों को मालूम है कि नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, इसको कैल्विन में करें। कैसे करेंगे? +273, 273 +5, सॉरी, मल्टीप्लाई 5 कर दिया, क्या बात है। हमारे पास आ जाएगा 278। कोई बच्चा अगर ये पूछ रहा है ना कि सर मैंने 273 से प्लस क्यों करा है, तो बेटा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर था, कैल्विन में करना है तो +273 कर लेंगे। टेम्परेचर आ गया 278। ठीक है, प्रेशर निकालना है, प्रेशर, प्रेशर, अच्छा प्रेशर तो है हमारे पास। अच्छा अभी ना हमें निकालना है वॉल्यूम CM³ के अंदर, राइट? अब ना यहाँ थोड़ा सा ना आप लोग वो अपना इस्तेमाल करें। मैंने आप लोग को बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम के हमारे पेयर बनते हैं। पेयर कैसे बनता था? कि अगर वो किलो पास्कल्स में तो वो डेसीमीटर क्यूब में, और अगर वो पास्कल्स में तो फिर वो मीटर क्यूब में, राइट? ऐसे ही है, यस और नो? तो ऐसा करते हैं, अब इसको ना पास्कल्स में ले लेते हैं अभी। प्रेशर हमारा ना, ऐसा कहते हैं, वॉल्यूम को यहाँ रहने देता हूँ, प्रेशर को मैं नीचे ले आता हूँ। ये प्रेशर नीचे जा रहा है। प्रेशर मेरे पास कितना है? 101 किलो पास कर देते हैं, तो टाइम सेंस पावर 3 कर देते हैं, शाबाश। इसका आंसर निकालें, जल्दी जल्दी जल्दी। ये पेयर भी याद रखेंगे, मैं अभी नोट से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उसकी तस्वीर वाले ले लीजिएगा। 2.62 टाइम्स 10⁻³ जल्दी जल्दी, शाबाश। 8.31, 278 एंड 101 टाइम्स 10⁻³। तो हमारे पास आंसर आ रहा है वॉल्यूम का 5.99, अच्छा 99227 लिखो जरा, पूरी का अभी लिखते हैं। टाइम्स 10⁻⁻5। अब मुझे जरा बच्चे बताएं, बेटा ये आपके पास जो आया है ना वॉल्यूम, ये आया है मीटर क्यूब में। ये बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे, सर अगर प्रेशर किलो पास्कल्स में तो वॉल्यूम, प्रेशर पास्कल में तो वॉल्यूम। अभी हमने प्रेशर किस में लिया है? पास्कल्स में लिया है ना? तो हम, हमारे पास आंसर आया मीटर क्यूब में। अब हमें तो सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। अब क्या करेंगे? सेंटी की वैल्यू होती है
सेंटी भाई की जो वैल्यू है ना वो होती है 10⁻⁻², है ना, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू होती है ना बेटा, क्यूब मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -6 हो गया, राइट। अब यहाँ पे आपको ना सेंटीमीटर क्यूब को ऐड कराना है, तो आप इसकी वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 1 × 10⁻⁻6 कर दोगे, तो ये -6 ऊपर आ जाएगा, +6 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। मैं इसको टाइम्स, ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है ना, क्या नाम है, आंसर आया 5 पॉइंट समथिंग लाइक दिस, राइट। इसमें आप उसको ऐड कर देंगे तो आपके पास ना ये हो जाएगा प्लस -5 +6 कितना होता है, +1 हो जाता है, राइट। तो ये एक डेट आगे चले जाएगा, राइट। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 59.927 cm3। इसको बेटा राउंड ऑफ करके 59.9 ले लेंगे, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे। ठीक है बेटा, वेरी नाइस, वेरी खानदानी क्वेश्चन। ये देखो 3SF क्यों लिया है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो बेटा यहाँ कितना SF है, 3SF है कि नहीं है, यहाँ कितना SF है, 3SF है, तो आपने 3SF लेना है, ठीक है जी। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में ऐसा होता है कि आप ना, ये देखो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है 1 2 3, ये थर्ड आ गया। अब इसके बाद कंसिडर करो, इस लाइन के बाद क्या है, 2 है ना। अगर 5 होता है या उससे बड़ा था तो फिर हम इसको वो कर देते, फिर ये पूरा 60.0 हो रहा था। समझ गई बात को, अभी 59.9 हो जाएगा। शाबाश शाबाश, सब बच्चों को बात समझ आ रही है, यस और नो? ग्रेट 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 ग्रेट। चले 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 चले, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे आर सेइंग स्टेट अ नेचुरल प्रोसेस दैट क्रिएट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मेरा ख्याल है इतनी बार आया है ना ये कि बस बताएं इसका क्या आंसर होगा। लाइटनिंग एक्टिविटी, लाइटनिंग ऊपर वाला पार्ट है एक। अगर आप नोट्स को देखेंगे ना, अच्छा देखिए ये बात ना मैंने शायद बताई भी थी, लाइटनिंग की स्पेलिंग एन आता है मेरा ख्याल है। अच्छा देखिए मैंने बताया था कि मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जो नेचुरल प्रोसेस है जिससे वो बनता है वो लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, बिजली गरजना, फट 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 बिजली। लेकिन जो है ना मैंने मैंने लिखा है दो प्रोसेस हैं, एक लाइटनिंग और एक वॉल्केनिक इरप्शन। बट एग्जामिनर को मोहब्बत लाइटनिंग से, तो अगर एग्जामिनर को मोहब्बत लाइटनिंग से तो हमने भी लाइटनिंग लिखना है, ठीक है। दो आएंगे तो लाइटनिंग और वॉल्केनिक लिखेंगे, वरना लाइटनिंग लिखेंगे। और अगर तीन आ जाएंगे तो मुझे दो आ देंगे, तो सर आपने तो नोट्स में दो लिखवाए थे, ठीक है। शाबाश, आगे चलेंगे। दुआ मुझे पेपर में देनी है आप लोगों ने। फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। आइडेंटिफाई द मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। पैन, बिल्कुल। पैन का किसी को फुल फॉर्म अगर पता है तो बेटा गुड फॉर यू, बट एग्जामिनर नहीं चाहता आपको बताओ, ठीक है। तो आपने बस पैन लिखना है, नेवर माइंड, आगे चलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है पर ऑक्सी एसिलेटेड करके कुछ है इस तरह करके ना, पर ऑक्सी एसिलेटेड नाइट्रेट ऐसे करके कुछ है, नोट्स में लिखी हुई है। सर अरे मैं बताने वाली थी। अल्लाह खैर करे। चलो ओके। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हैज अ कैटालिटिक रोल इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड। शो यूजिंग रेलेवेंट इक्वेशन द कैटालिटिक रोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यार ये यकीन माने मैं प्रॉमिस ये ना उसमें भी देने के मूड में था, किसमें, गेस्ट पेपर के अंदर। मॉक में नहीं, मैंने गेस्ट पेपर के अंदर देने के मूड में था, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बताऊं, नाइट्रोजन एंड सल्फर के अंदर आपको चार इस तरह के केसेस नजर आएंगे, दो ओजोन वाले और उससे पीछे के दो वाले। जिसके पास मेरी पीडीएफ नहीं है पीडीएफ में से ले ले। मैं बता रहा हूँ उन चारों में से कल एक पीर को एक सेटअप आएगा कैलेटिक वाला, लाजमी आएगा, ठीक है। कल मिलेगा बेटा, कल कल मिलेगा, कल कल 5 बजे इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। अच्छा देखें ये बहुत आसान है। आपने बेसिकली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। वो आपसे कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, शो यूजिंग रेलेवेंट इक्वेशन द कैटालिटिक रोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन दिस ऑक्सीडेशन, राइट। तो आपने बेसिकली जो इसका कैटालिटिक रोल समझाना है ना, वो कैसे करना है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है बेटा, वो आपके पास रिएक्ट करेगा हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, इट्स गोना फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब मुझे बताओ क्या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रीजनरेट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर, ये देखो रीजनरेट हो गया, रीजनरेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि सर ये कैटालिटिक रोल है, ये एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है जी। जी बेटा बिल्कुल, असर का ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं लेंगे, असर का टाइम हो गया ना वैसे। हाँ असर का ब्रेक लेते हैं, एक आध क्वेश्चन वाला क्वेश्चन करना उसके बाद लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे है, पार्ट डी। रिएक्शन वन अकर्स ड्यूरिंग द कैटालिटिक रोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कार एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है जी। ये आपके पास पूरा इक्वेशन गिवन है, इसकी आपके पास जो वो है, क्या बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज, वो नेगेटिव है। इंथैल्पी चेंज नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। मतलब जब भी नेगेटिव होगा एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक, ठीक है जी।
ये कह रहे हैं सर आई वाज कॉपिंग पार्ट 3। सर माजरत सर, आइंदा मैं ख्याल करूंगा, आप कॉपी करेंगे फिर आगे लिख जाऊंगा, ठीक है। अच्छा चलो चलो, मैं बाय द वे पीडीएफ शेयर कर दूंगा यार, टेंशन नहीं ले। मेरे साथ कॉपी जरूर करें, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मिस हो जाए तो परेशान नहीं होए। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज दिस। Complete figure 2.3 to sketch the energy profile diagram for reaction 1. Show the enthalpy change and the activation energy. हमें बस ये पूरा शो करना है, राइट। तो ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। जब आपके पास एनर्जी रिलीज होगी तो हम इसको कैसे बनाएंगे, नीचे बन जाएगा, राइट। ये पहले आपने ऐसे बनाया, अलग अलग सही बन जाइए, ऐसा नहीं बना, छोड़ो, इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। एंड हमने क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन हमेशा बेटा रिएक्टेंस टू पीक हाइट तक की होती है। दिस इज माई एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम बेसिकली +570 दिखाएंगे किलो जूल्स पर मोल, ये मुझे ऊपर गिवन है, राइट। और इंथैल्पी चेंज की लाइन हमेशा रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स बनेगी। एक्टिव इंथैल्पी चेंज की बनेगी ऐसे लाइन, इंथैल्पी चेंज है, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, -373। ये पूछ रहे हैं कि सर क्या इस तरह वैल्यूज लिखना सही है, तो जरूरी तो बेटा पेपर देना भी नहीं है, पेपर भी ना दे। मजाक करा, नहीं नहीं नहीं, वाकई जरूरी नहीं है, बस एक्टिवेशन एनर्जी इंथैल्पी चेंज लिख दें, बाकी ये तो बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, चलो। असल में थोड़ा शौक है मुझे ऐसे इस तरह ना एक्स्ट्रा चीज लिखने का। मजाक करो, बहुत माजरत बेटा, बहुत माजरत, आप नाराज ना होइएगा, हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ऑन योर डायग्राम फिगर 2.2 शो द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रिएक्टेंट। हाँ जी, कैटलिस्ट को ऐड करने से क्या होगा, आपके पास नई पीक बन जाएगी। कैटलिस्ट को ऐड करने से ऐसा होगा, ये ऐसे हो जाएगा, देखें। ये आपने कैटलिस्ट को ऐड करा तो ये पीक ऐसे आ जाएगी। हम ये बोलेंगे दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के होने से क्या होता है बेसिकली, कि आपके पास जो है ना बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी का स्टैंडर्ड कम हो जाता है, आपके पास ऑटोमेटिकली एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाता है, ठीक है जी। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आगे चलते हैं। प्लीज सब बच्चे मुझे बताएं थम्स अप करके, शाबाश, सबको क्लियर है, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला। गॉट इट गाइस, सब करेंगे रिस्पॉन्ड, सब 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 जितने बच्चे हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स है बाय द वे, हाँ भाई 20 22 जितने बच्चे, सब सब बच्चे, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। नहीं क्लियर आपको, फैज, फैज मैं आपको जो है ना फिजिकल क्लास कभी मौका मिले दोबारा इंशाल्लाह आपको मैं बताऊं, अल्लाह खैर करे। नेवर माइंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। बस यार खत्म, ऐसा कहते हैं नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मेरी बात सुनो 1 मिनट क्या। नेवर माइंड, क्वेश्चन नंबर 3 is saying that secondary halogenoalkanes are important building blocks in ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी, होंगे मतलब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है और जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। 2-chlorobutane is an example of secondary halogenoalkane, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई 2-chlorobutane is classified as a secondary halogenoalkane। मतलब कि इंतहाई आसान सवाल, इसको सेकेंडरी हेलोजेनोअल्केन क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जिस कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा है इसके साथ 2 R चेंज है, ठीक है। बिकॉज आपके पास जिस कार्बन पर लगा है तो इसके ऊपर 2 R चेंज है, तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे कि बिकॉज द कार्बन टू alkyl groups attached। alkyl ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा, आर चेन्स को कहते हैं, इन आर चेन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, alkyl ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। देन देयर सेइंग 2-chlorobutane कैन बी फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HCl to different isomers of C4H8। compound A is one of the 3 isomers, ठीक है, आपके पास one of the 3 isomers है। या अल्लाह, एक हो गया, इंटरन हो गया। थोड़ा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, मैंने अपना ही कनेक्ट कर लिया दोबारा, टेंशन नहीं ले, अपनी कुछ होता।
एक मिनट में नजर आ रही है बेटा, एक मिनट में नजर आ रही है, बस वो स्क्रीन अचानक से ना स्क्रीन शेयर रुक जाती है और कुछ मिलता नहीं होता। नेवर माइंड, चले। ओहो, बातें देखो इनकी, कह रहे हैं टेम्परमेंट खराब हो रहा है इनका। माशाल्लाह, टेम्परमेंट बेटा पूरे साल बना लेते आप तो आज पता नहीं कहाँ होते। आज मेरी जगह क्लास ले रहे होते आप। अल्लाह खैर करे। टू क्लोरोबीटन कैन बी फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HCl टू डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ C4H8। कंपाउंड इज वन ऑफ द थ्री आइसोमर्स, ठीक है। कंपाउंड इज वन ऑफ द थ्री आइसोमर्स, देयर सेइंग ड्रॉ अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ A that can also form 2-chlorobutane when it reacts with HCl। आपने बेसिकली जो है ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है एक उसका, ए का। अच्छा देखो, ये भी इत्तेफाक की बात है कि बल्कि चलो इसको पेपर पे कैन बताता हूँ, लेकिन नेवर माइंड। ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए दैट कैन आल्सो फॉर्म 2-chlorobutane व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl। हम्म, दोबारा इस पे आते हैं। 2-chlorobutane कैन बी फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HCl टू डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ C4H8। मतलब C4H8 जो है ना, मैं उस हाँ ओके नेवर माइंड। वो आपसे कह रहे हैं कि देखें, इस फॉर्म बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HCl टू टू डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ C4H8। मतलब C4H8 बेसिकली क्या है हमारे पास ना, एक C4 एक H8 कंपाउंड है, और उसको उन्होंने बोला कि कंपाउंड ए इज वन ऑफ द थ्री आइसोमर्स। मतलब कि आपको हमने ना यहाँ पे एक आइसोमर बनाया हुआ है, इस आइसोमर का नाम क्या है मुझे बताएं। इस आइसोमर का नाम है ब्यूट टू इन। यहाँ देखो ना, एक CH3 है, दिस इज ब्यूट टू इन। वो आपसे कह रहे हैं कि ब्यूट टू इन जो होगा ना बेटा, जब आप ब्यूट टू इन को HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास 2-chlorobutane बन जाएगा। 2-chlorobutane हम ऊपर देख कर आए हैं, राइट। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि ये C4H8 के और भी मल्टीपल आइसोमर्स हैं, एक ऐसा इसका आइसोमर ड्रॉ करें जिसको जब आप HCl के साथ रिएक्ट करो तो दोबारा से 2-chlorobutane बन जाए। ठीक है, मतलब देखो अगर आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करोगे ना तो आपके पास 2-chlorobutane बन रहा है, देखो। दिस इज 2-chlorobutane। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप बेसिकली क्या करेंगे कि हमें ना ऐसा C4H8 का स्ट्रक्चराइजर बनाना है जिसको मैं दोबारा HCl के साथ रिएक्ट करूँ तो मेरे पास 2-chlorobutane बने। तो मैं बोलता हूँ कि देखो ये ब्यूट टू इन है ना, इसकी जगह अगर लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा हम ब्यूट टू इन की जगह ना लेट्स डू वन थिंग, हम ब्यूट वन इन बना लेते हैं। ब्यूट वन इन बनाते हैं। मुझे बताएं बेटा, जब आप ब्यूट वन इन को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, कहना है से कि आप 2-chlorobutane बना लेंगे, यस और नो। दिस वन इज ब्यूट वन इन, एंड जब आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या आप 2-chlorobutane बना रहे हो कि नहीं बना रहे, ये देखें। क्या ये 2-chlorobutane है, यस और नो। ये वाला 2-chlorobutane है। तो मैं मुझे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, मैं आराम से लिखूंगा। अब इस कंपाउंड को देखें, मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। CH2, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, एंड देन CH2, एंड देन CH3। अल्लाह अल्लाह खैर चला बस, और तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यस और नो। दो हाइड्रोजन आ गए, बिल्कुल आ गए, डबल बॉन्ड भी आ गया, दो हाइड्रोजन भी आ गए, सब सेटिंग हो गई। देन दे आर सेइंग ड्रॉ द एंड गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ए बनाना है हमें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अब ये क्या कहानी कह रहे हैं वो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ए। अब अगर आप ए को देखें, ए पे जरा गौर करें, शाबाश सब बच्चे, ए पे जरा गौर करें। ए मैंने आपके सामने ये बनाया हुआ है, राइट, यस और नो। अब ए में मुझे बताओ, कहना है से एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, यस और नो। अब पहले मुझे ये बताएं कि हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर कितने टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। हमारे पास कितने ज्योमेट्रिकल, तो वैसे एक ही होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने पढ़े हैं। हमने यहाँ पे आइसोमेरिज्म के अंदर बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर दो पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल, नंबर वन, जिसको हम सिस्ट्रास कहते हैं, एंड एक पढ़ा है हमने ऑप्टिकल। यहाँ एग्जामिनर ने ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल का वर्ड यूज किया है, मतलब कि वो सिस्ट्रास की बात करें। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो दोनों बिग ग्रुप्स है ना, वो डायगनल है, डायगनल कह रहा सॉरी, सेम साइड पे है। दोनों बिग ग्रुप्स आपके पास क्या है, सेम साइड पे। अगर आप देखो ये बिग ग्रुप, ये बिग ग्रुप, ये दोनों बिग ग्रुप्स क्या है आपके पास, सेम साइड पे है, राइट। तो ये आपके पास इस वक्त अगर मैं देखूँ ना, तो मैं कहूंगा सर ये जो कंपाउंड ए है ना, दिस वन इज बेसिकली सिस ब्यूट टू इन, राइट। क्या हर बच्चा इस बात से एग्री करेगा कि ये जो कंपाउंड है इसको मैं सिस ब्यूट टू इन कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, राइट, यस और नो, बिकॉज दोनों बिग ग्रुप्स क्या है, सेम साइड पे, राइट।
अब इसी का आपका जब ज्योमेट्रिक आइसोमर बनाना होगा, आप ट्रांसब्यूटिन बना दोगे। ट्रांसब्यूटिन बनेगा किस तरह, ड्रॉ करने के एतबार से ऐसा बनेगा, देखो ये ट्रांस बन जाएगा। दिस इज माय ट्रांस आइसोमर, ट्रांस ऑफ ए। और इन्होंने इसका यहाँ पे नाम ड्रॉ करने का ही बोला हुआ है हमें, माशाल्लाह। तो वो हमसे कहेंगे कि ड्रॉ एंड गिव द सिस्टमैटिक नेम। तो ड्रॉ हम ऐसे करेंगे, देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये डबल बॉन्ड आ गया, और इसका नाम क्या होगा, ट्रांस ब्यूट टू ई। ठीक है, बेसिक आसान पार्ट है, इसमें कोई इतना खास रॉकेट साइंस भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, शाबाश, जल्दी से जल्दी से। आई होप सबको क्लियर हो। Then they're saying state and explain the origin of geometric isomerism in alkenes। ये मैंने किसी टेस्ट में भी दिया था, इसमें भी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, हालांकि ये बहुत आसान है, इसको लिखिए मेरे साथ। देखिए मेरी बात सुनिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कब, उसके दो रीजन है। एक होगा जब आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आए, और दूसरा रीजन क्या होता है कि जब दोनों कार्बन जिनके ऊपर डबल बॉन्ड है बेटा, उनके ऊपर क्या हो, टू डिफरेंट ग्रुप्स हो। मुझे जरा कोई बच्चे जरा बताएं, आप लोग शाबाश जल्दी से मुझे बताएं, एक ये कंपाउंड है, क्या इस कंपाउंड के अंदर सिस्टर्स आइसोमेरिज्म होगी, यस और नो, चलिए बताएं, यस और नो। क्यों नहीं होगी, उसका रीजन क्या है सर, ये कार्बन ए कार्बन बी, कार्बन ए के ऊपर दोनों सेम ग्रुप्स हैं। जब सेम ग्रुप्स होंगे तो सिस्टर्स आइसोमेरिज्म का सीन ऑफ हो गया, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि देखें, वो जब आपसे ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि इन alkenes we have carbon carbon double bond which hinders rotation। ठीक है, तो अलग अलग कैसे एक पॉइंट ये हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे सेकेंडली on both on both carbons of carbon carbon double bond we must have we must have two different groups attached। आपके पास ना दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच का होना लाजमी होने चाहिए। अटैच की, हाँ बेटा एच आएगा, अटैच, अटैच्ड, दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। बेसिक दो आंसर है, मैंने यही वल्लाही नोट्स में भी लिखवाए हुए हैं, एक दफा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते, शाबाश। ब्यूटेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू फॉर्म टू क्लोरोब्यूटेन। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि रिएक्शन हो रहा है, कोई मसला नहीं है। बाय द वे ये कौन सा रिएक्शन है, ऐसा नीचे पूछा हुआ भी है कि नेम द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, मुझे बताएं। हाँ जी, फ्री रेडिकल व्हाट, फ्री रेडिकल व्हाट, आगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं एक बात। Complete the reaction scheme given to show the formation of 2-chlorobutane। यू मे यूज मोलिकुलर फॉर्मुलाज इन योर आंसर। ठीक है, इनिशिएशन है, प्रोपगेशन है, और प्रोपगेशन का एक और स्टेप है वो है। तो आपको बेसिकली वो बताना है, पहला स्टेप यहाँ जो है ना गायब हुआ है, अल्लाह अल्लाह खैर सला, कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ पे C4H10 को लिया है, और इसको बेटा एक क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट कराओ, और आपके पास एक HCl बना दो, और साथ साथ C4H9 रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, C4H9 रेडिकल बन जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी प्रोपोगेशन होगा, प्रोपोगेशन की निंजा टेक्निक क्या है, एक रेडिकल एक न्यूट्रल। ठीक है, नीचे है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की निंजा टेक्निक क्या है, टर्मिनेशन में आपने क्या करना होता है कि आपने दो रेडिकल्स को आपस में ज्वाइन करना है, राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ना टर्मिनेशन के लिए एक ये रेडिकल पिक कर लेता हूँ, एक ये रेडिकल पिक कर लेता हूँ, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ। तो C4H9 रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल, इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे, हम गोना फॉर्म C4H9Cl। ठीक है, C4H9Cl। करेक्ट, सबको बात समझ आ रही है, स्वर्णो, क्लियर है एकदम। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे तो आए नहीं भाई, पता नहीं क्या, माशाल्लाह इन लोगों ने कर लिया होगा पेपर, अल्लाह खैर करे। यस, निंजा टेक्निक। जी जी बेटा, ओके। द रेट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ थ्री सेकेंडरी हेलोजिनो एल्केन्स बी सी डी आर कंपेयर। ठीक है जी,
ईच हैलोजिनो एल्केन इज डिस्कवर्ड इन इथेनॉल एंड रिएक्टेड विद, ठीक है जी, आपके पास ये 3 हैलोजिनो एल्केन्स है, आपने इनको डिस्कवर करा है, डिसॉल्व करा है, सॉरी, इन इथेनॉल, डिसॉल्व करा है इन इथेनॉल, और फिर आपने इनको रिएक्ट कराया है विद सिल्वर नाइट्रेट। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रेट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड बी सी एंड डी, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपको बेसिकली रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बताना है। तो मुझे बताएं कौन सा रेट, और सबसे पहले सबसे जल्दी कौन सा कंपाउंड टूटेगा, सबसे ज्यादा जल्दी हाइड्रोलिसिस किसका होगा, किसका, ब्रोमीन का होगा, आयोडीन का होगा, या क्लोरीन का होगा, आयोडीन का होगा। पता है क्यों? बिकॉज ये कार्बन है, ये देखें, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है, ये कार्बन है, ये आयोडीन है। मुझे बताओ जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, क्या आपके पास एटॉमिक जो बेसिकली जो कोवेलेंट रेडियस है बॉन्ड का, जो कोवेलेंट बॉन्ड का रेडियस है, क्या वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जब वो बढ़ेगा तो मुझे बताओ क्या ये कार्बन आयोडीन वाले बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं हो गया? तो ये सबसे आसानी से टूटेगा, देयरफॉर ये डी आ जाएगा। एंड इधर फिर आप सी कर देंगे और फिर आप बी कर देंगे। आ रही बात समझ? ये सेटिंग है बेटा, और इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है हमने, बहुत आसान है। तो हम ये बोलेंगे कि देखिए सर, कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, सो हाइड्रोलिसिस विल बी, जो हाइड्रोलिसिस होगा ना बेटा, वो क्या होगा, विल बी फास्टर। हाउएवर, नहीं, एक नंबर की एक्सप्लेनेशन है बेटा, तो इसको ना मजीद और डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। हाउएवर, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज, you can say, strongest, so there would be slowest hydrolysis, बस, more than enough। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, शाबाश। Then they are saying, ये वाले टाइप के क्वेश्चन वैसे भी बड़े अच्छे होते हैं। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग कुछ करें ना करें, टेस्ट याद करके जाइएगा, ताकि आप टेस्ट की कम से कम 3-4 मार्क्स तो पिक करें। नेवर माइंड, द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईच ऑफ बी सी एंड डी इज ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है जी। मतलब कि आपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किया ना ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ बीसीडी, तो सब में आपके पास ब्यूटेन टू ऑल प्रोड्यूस हो गया। दे आर सेइंग कंप्लीट 3.1 टू गिव डिटेल्स ऑफ सम टिपिकल केमिकल रिएक्शंस ऑफ ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है जी। अगर आप ब्यूटेन टू ऑल को, विच इज बेसिकली आ ब्यूटेन टू ऑल, ऐसे देखेगा 1 2 3 4, राइट, ब्यूटेन टू ऑल। अगर आप इसको एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब कि इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या करेंगे, तो क्या होगा मुझे बताएं। कहने से ये ऑक्साइड होकर आपके पास एक कीटोन बना देगा, यस और नो, है ना, कीटोन बना देगा। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ये इन्होंने सही बताई, ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगी, ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसकी हमारे पास जो बेसिकली वो हो जाएगी ना, आप कह लें कि वो हो जाएगी ऑरेंज टू ग्रीन। देखें देखें देखें, ये ब्यूटेन टू ऑल है, ऐसा ही है, यस और नो। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, कहने से कीटोन बन जाएगा। यहाँ पे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल करा है, K2Cr2O7। जब K2Cr2O7 का एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कलर चेंज क्या आएगा, ऑरेंज टू ग्रीन। और KMnO4 होगा तो पर्पल टू कलरलेस, यहाँ ऑरेंज टू ग्रीन होगा। देन दे आर सेइंग सोडियम के साथ, अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको एफएफएसएस नजर आ रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट ऐसा होगा, ये देखिएगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, इधर लगाओ ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ Na आ जाएगा, बिकॉज H की जगह आपके पास सोडियम आके लग जाएगा। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे ये CH I3 है। जरा कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि ये CH I3 कौन भाई है, कहना ऐसे ये आयोडोफोम है, यस और नो। इसका मतलब क्या है कि सर ये कौन सा टेस्ट है, ये आपके पास एक्वस आयोडीन इन NaOH प्लस हीट, ठीक है। या आप एल्केलाइन, बिल्कुल बेटा, एल्केलाइन I2 भी लिख सकते हैं, एल्केलाइन I2 एंड वार्म भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एल्केलाइन I2 एंड वार्म भी लिख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, करेक्ट। तो ये आपके पास हो गया पूरा काम, ठीक है जी। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह,
ये वाला क्वेश्चन हो गया। जल्दी से नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। शाबाश, सबको क्लियर है बेटा? सब समझ करें जल्दी से, शाबाश, जल्दी से यस और नो। ओके जी, ओके, बेहतरीन हो गया। सब रिस्पॉन्ड करें, सब 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 माशाल्लाह, सब करें। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। शाबाश। Then they're saying cyanoethanoic acid is a weak organic acid. At room temperature, this cyanoethanoic acid undergoes an acid-base reaction with NaOH. Define weak acid. Weak acid का क्या मतलब होता है? वीक का मतलब होता है जो कि पार्शली आयनाइज हो इन aqueous solution, मतलब कि वो पार्शली डिसोसिएट के H+7 फॉर्म करे। मैं पूरी बात लिख दूंगा, बोलूंगा a substance which partially ionizes in aqueous solution to form H+7। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। नेवर माइंड, अब ये आ गया असल सीन। इस क्वेश्चन को देख के हम बोलेंगे सीन्स, क्योंकि ये आपके पास टाइटेशन वाला सवाल है, टाइटेशन कर्व का। मैं ये भी बता रहा हूँ, ये भी कहलाएगा। स्केच द पीएच टाइटेशन कर्व ऑन फिगर्स 4.1, कल नहीं सॉरी मंडे को, फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस मच ऑफ, आपके पास इथेनोइक एसिड है। अच्छा देखिए, अब ना जरा तसल्ली से रिलैक्स होकर ना इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एकदम बेहतरीन। उसके बाद मैं आप लोग को नोट से कुछ पार्ट दिखाऊंगा, उसका सब तस्वीर मुबारक लेंगे और उसको याद करेंगे। Sketch the pH titration curve on figure 4.1 for the reaction of 25 cm cube of 0.1110 mole per dm cube of ये वाला एसिड, जिसको हम बेसिकली कह रहे हैं साइनो इथेनोइक एसिड, एंड 0.100 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मेरी बात सुनो, एडेड टू एक्सेस, मतलब कि आपने ना जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करा है ना बेटा, ये आपने एक्सेस के अंदर ऐड करा है। ये कितना ऐड करा है? एक्सेस के अंदर ऐड करा है, राइट? ओके जी। अगर मैं इसको करूं, एडेड टू एक्सेस, मतलब कि आपके पास 25 बेसिकली सीएम क्यूब, अगर आप कह लें कि आपके अच्छा इत्तेफाक की बात है। देखो यहाँ पे ना हमारे पास अच्छा सीन ये कि उन्होंने ये आसान थोड़ा क्वेश्चन बनाया है, इसके अंदर ना दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। सबसे पहली बात तो देखो, मैं एज ए स्टूडेंट जब देखूंगा ना, मैं सबसे पहले, मैंने कभी भी टाइटेशन क्वेश्चन का, अब मैं बता रहा हूँ समझें, मैं आप अपने आप को ना आप लोग की जगह रख के बता रहा हूँ कि आपने सोचना कैसे है। मैं एग्जाम का पेपर खोलूँ, टाइटेशन क्वेश्चन, टाइटेशन का सवाल नजर आए, सबसे पहले मैंने केस आइडेंटिफाई करना है। केस क्या है सर? हम बोलेंगे कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, राइट? यस और नो? हम बोलेंगे सर यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस प्लस ये जो एसिड है ना बेटा, ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ऐसा ही? यस और नो? तो आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड वीक एसिड वाला केस है, स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड वीक एसिड वाला केस है। जब मेरे दिमाग में ये बात आएगी ना, तो मैं बोलूंगा सर स्ट्रॉन्ग एल्कली का मतलब पता है क्या है? स्ट्रॉन्ग एल्कली का मतलब है कि मेरे पास पीएच जो है ना, मैंने एंड करना है 13 पे या 14 पे, और वीक एसिड का मतलब है मैंने पीएच स्टार्ट करना है 3 पे या 4 पे, बस। ये दो बातें तो मेरे दिमाग में आ ही गई, ठीक है? और दूसरी बात, मेरा जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा या मेरा जो एंड पॉइंट होगा, वो एल्किली के रीजन में लाया करेगा। मेरा जो एंड पॉइंट होगा वो एल्किली के रीजन में लाइन करेगा, ठीक है? पहले इस पार्ट को कॉपी करें, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, नहीं 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 बेटा, ये तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए इन्होंने, मैं यकीन माने ये बात बोलने वाला था, ये मुझे कह रहे हैं सर इक्विवेलेंस पॉइंट तो पीएच 7 पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अब आएंगे नोट्स पे, ठीक है? अब आएंगे द टॉप जी, द ओजी नोट्स। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ बेटा, सीरियस, ऐसे थोड़ी ना हल्के में लिया है आपने अपने भाई को। ये देखो, ये डेस्क खुल गया गलती से। एक मिनट, एक मिनट। ओके, हमारा आईपैड भी जो है ना, उसकी बस हो गई है। ओके, ये जो ये आते हैं ना माशाल्लाह, सर नया ले लें, आप गिफ्ट कर दें बेटा हमें। अच्छा मेरी बात सुनो, इससे आओ, ये देखो, ये देखो। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये है खानदानी क्वेश्चन, ठीक है? ये जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा ना, ये वाला, इसकी तस्वीर मुबारक लें, मेरी रिकॉर्डिंग से देखे। जिसके बाद रिकॉर्डिंग का एक्सेस नहीं है तो वो मुझे बताए, ये है खानदानी क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा मेरे दिल कह रहा है कि इसके करीब का कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह कल। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? अब ना आप लोगों ने सबसे पहले पता क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है केसेस को।
ठीक है, सबसे पहले आपने केसेस को आइडेंटिफाई कर दिया। हमारे पास होते 4 केसेस हैं, ठीक है, इसके नोट्स मिल जाएंगे, आराम से देख लेना, अभी कोई फोटो ना ले, ठीक है, इसके नोट्स मैं अलग से शेयर कर दूंगा अभी फौरन। 4 केसेस होते हैं, ये वाले 4 केसेस आप लोग देख लें। अभी जो हम केस करें ना बेटा, नोट्स जो अभी हमने केस देखा है वहां पे, वो कौन सा देखा है? स्ट्रॉन्ग बेस लेकिन वीक एसिड वाला। ये देखो, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वाला। अब यहाँ मेरी बात सुनो, जल्दी से नीचे आओ। ये जो अभी मैं आपको पार्ट दिखा रहा हूँ ना, मतलब इसके ही सारे पैसे हैं। ये बात याद रखिएगा, जब भी सवाल के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड आपने आइडेंटिफाई करा, पीएच 1 या 2 लेनी है। ये देखें, पीएच क्या लेनी है? 1 या 2 लेनी है। और अगर वीक एसिड होगा तो पीएच 3 या 4 लेनी है। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच 13 तक लेके जाना है। वीक बेस होगा तो पीएच 11 तक लेके जाना है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके पास अगर बेटा दोनों स्ट्रांग होंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट पीएच 7, दोनों वीक होंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट पीएच 7। हाउएवर, हाउएवर हमारे केस में क्या है कि एसिड वीक है, एल्कली स्ट्रांग है। जब एल्कली स्ट्रांग होगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट एल्कली की तरफ जाएगा, पीएच ऊपर चला गया। जब आपके पास एसिड स्ट्रांग होगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट नीचे की तरफ आ गया। तो ये बात भी याद रखनी है, हमारा केस कौन सा बेटा? थर्ड वाला है, तो हमारा पीएच इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 9 पे आ जाएगा। फिर दूसरी बात, ये आपके पास ना वर्टिकल रेंजेस हैं, इनको भी याद रखना है। ये वर्टिकल रेंजेस है, जैसे कि देखो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली की जो वर्टिकल रेंज है वो 4 से 10 की है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली की रेंज 5.5 से 6.5 की है। और अभी हमारे वाले केस में वर्टिकल रेंज 7.5 से 10.5 के बीच की है। ठीक है, हमारे पास जो वर्टिकल रेंज कितनी है बेटा? वो 7.5 से 10.5 के बीच में है। तो अभी हम ये डाटा लेके जाएंगे, इसकी तस्वीर लेना शाबाश, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। और बाकी किसी को मैंने यहाँ पे ना एवरी पॉसिबल टाइप केस नीचे लिखा हुआ है, तो आप लोग आराम से उसको देख लीजिएगा एक दफा। ठीक है, जल्दी से इसकी फोटो लें शाबाश, सब ले लें सब। ले ली ले ली ले ली ले ली ले ली, आगे चलो आगे चलो। ओके जी ग्रेट, आई होप सो ले लियो। अब मैंने ना यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये देखो मैंने नीचे दिखाया हुआ भी है, दिखाया हुआ भी है। वो फॉर्मूला कौन सा है? C1V1 इक्वल्स टू C2V2। ये देखो फॉर्मूला देखो जल्दी, C1V1 इक्वल्स टू C2V2। ये फॉर्मूला है हमारे पास, C1V1 इक्वल टू C2V2। मैंने इस सवाल को देख के ये बोला कि यार ये तो आसान, पता है क्यों है? बिकॉज अच्छी बात ये है कि हमारे पास एसिड की और एल्कली दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। मैं यहाँ पे आता हूँ, C1V1 इक्वल्स टू सर C2V2। C1 क्या है हमारे पास बेटा? कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ, लेट्स से मैं इसको एसिड ले लेता हूँ, इसको एल्कली ले लेता हूँ, है ना? तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.10। एसिड का वॉल्यूम कितना है बेटा? 25 cm³ है। अभी ना चेंज करने की नीड नहीं है, 0.10, बस उसी यूनिट में रखो। और यहाँ पे एल्कली की कॉन्सेंट्रेशन 0.10 है, और एल्कली का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V2। अगेन बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एल्कली का आपके वॉल्यूम 25 cm³ आएगा। मतलब कि 25 cm³ ऑफ एल्कली जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास वी विल रीच, जब 25 cm³ ऑफ एल्कली ऐड करेंगे देन वी विल रीच इक्विवेलेंस पॉइंट। तब बेटा हम इक्विवेलेंस पॉइंट को रीच करेंगे। तो अब हमने कैसे स्टार्ट करना है? हमने अपने दिमाग से स्टार्ट करना है। हमने भी क्या बात की थी कि सर आपने बताया था वीक एसिड है, तो बेटा 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 से स्टार्ट करेंगे, 25 cm³ को हमने मार्क कर लिया है। ठीक है बेटा, 20 cm³ को मैंने 25 cm³ को मैंने मार्क कर लिया है। अल्लाह अल्लाह फैसला। वर्टिकल रेंज बेटी के बेटे क्या थी? जैसे 7, वर्टिकल रेंज मैंने 7.5 से 10.5 की लिखवाई थी ना। हाँ ये देखो, वर्टिकल रेंज 7.5 से 10.5 की, राइट? तो देखो मैं 7.5 से 10.5 के बीच की लाइन बना रहा हूँ। ये आपके पास 11 है बेटा, 10.5 ये रहा, तो 25 पे आके 7.5 भी ये रहा। तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, देखिएगा जरा, ये ऐसे आ जाएगी लाइन। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है, ये लाइन आ गई। और उसके बाद बेसिकली मैंने क्या करना है? इक्विवेलेंस पॉइंट देखो बेटा, ये लो फोटो ले लो, ये लो ये लो। टेंशन क्यों ले रहे हैं बेटा, ये लो फोटो। ठीक है, ये ले ये ले। ओके, चले आगे चले आगे चले। अब हम बोलेंगे सर 9 pH जो ना ये रहा, एक टाइटेशन कर्व का असूल है कि इक्विवेलेंस पॉइंट को लाजमी मार्क करना है। यहाँ मार्क करेंगे कि आपके पास ये इक्विवेलेंस पॉइंट है एट pH 9। और यहाँ 3 से बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा लेट्स से मैंने 3 से स्टार्ट, मैं, हाँ बोले बोले, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये क्या हो गया? इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। 7 7.5 से 10.5 तक की मैंने वर्टिकल रेंज बनाई है। ठीक है, 9 मैंने इक्विवेलेंस पॉइंट दिखा दिया। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब कि मोल्स ऑफ एसिड और एल्कली बराबर हो गए। अभी मुझे बताओ, मैंने वीक एसिड से स्टार्ट करना है ना? तो वीक एसिड का ना मैंने यहाँ पे ना, अब इस ऐसा है कि एएस में क्योंकि ये पार्ट है ना,
तो अब ना कोई मसला नहीं, जैसे लेट्स से मैंने वीक एसिड मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, आपने 4 से स्टार्ट कर लिया, कोई मसला नहीं, एग्जाम में बोलेगा खैर है, दोनों मेरे बच्चे हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भले से 4 से कर लें, बेटा 5 से ना कीजिएगा। ये वीक एसिड है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, बाकी अगर एज फार एज एल्कली इज कंसर्न तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है, मैं 13 पे एंड कर रहा हूँ, आप 14 पे भी कर लें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप 14 पे भी एंड कर लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। इसको आगे तक ले जाओ, बिस्मिल्लाह, खत्म हो गई बात। ठीक है, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला। यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि वो आपको टोटल वॉल्यूम बताते हैं, यहाँ उन्होंने मुझे टोटल वॉल्यूम बताया नहीं है, बट मुझे पता है कि इन्होंने ना 45 तक का मुझे ग्राफ दिखाया ना, तो मैं 45 तक ही लेके जाऊंगा। तो अल्लाह अल्लाह फैसला मेरा ये टाइटेशन का बन जाएगा। ठीक है, इसमें मेरी बात सुने, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? कैन यू हियर मी गाइस, एम ऑडिबल? इसमें कुछ चीजें ना स्टैंडर्ड है, मेरी बात रिलैक्स होकर सुने, परेशान कोई भी नहीं होगा इस क्वेश्चन को लेके। पहले आप लोग केस आइडेंटिफाई कर लेंगे, एनओएस को देख के बता देंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एल के लिए, उस एसिड को देख के बता देंगे ये वीक एसिड है। केस आइडेंटिफाई किया और C1V1 वाले फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाल लिया। अब देखो मैंने 25 क्यूब 25 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर वर्टिकल रेंज आपने याद करी हुई है, उसकी लाइन बनाई, इक्विवेलेंस पॉइंट को मार्क किया, क्योंकि देखो बेटा वीक एसिड था तो मैंने 3 से स्टार्ट करके लाइन को ज्वाइन कर दिया बस। और स्ट्रॉन्ग एल्कली था तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू करके यहाँ पे कर लिया। इसमें ना लॉजिक वाला काम कम है, चीजें बस याद करके लगाने वाला काम ज्यादा है। उसका सिर्फ रीजन ये है कि बड़ी माजरत के साथ ये ना A2 का पार्ट है, जो कि एएस में एक नॉनसेंस तरीके से आया हुआ है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती एएस में देने की। बिकॉज ये सारा काम, ये जो पीएच है ना बेटा, ये 3 कैलकुलेट हुई हुई है, वो जो पीएच में 13 तक जा रहा है लेकिन वो कैलकुलेट हुई है, इसके पीछे के कुछ फॉर्मूलाज हैं। जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास दी है ना, उनको मैंने वो फॉर्मूलाज बताए थे कि ये फॉर्मूलाज है। मेरी बात सुने, किसी को अगर समझ नहीं आ रहा ना, इसकी एक क्लास है मेरी टाइटेशन कर्व की, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा आज यार, ऐसी कोई मसला नहीं है, मैं आज घर जाके यूट्यूब पर ऐड कर दूंगा, वो सब देख लें, कोई मसला नहीं है, उसके अंदर मैंने सारे पॉसिबल केसेस पर कराए हुए हैं। ठीक है, ये देखो ये देखो, ये केस ए है, केस बी, केस सी। हाँ, तो ये सारे केसेस हैं, इसको करेंगे इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, चले चले चले, आगे चलते हैं, मुझे बताया सबको क्लियर है बेटा? कोई टेंशन की परेशानी कोई मसला? हो गया, नहीं आया समझ? चलो go। ओके जी, ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके जी, देन दे आर सेइंग राइट द ओवरऑल आयनिक इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस। अच्छा देखिए, अब आपको ना बेसिकली आयनिक इक्वेशन लिखनी है इसके न्यूट्रलाइजेशन की, राइट? तो अगेन आयनिक इक्वेशन का तो कोई मसला नहीं है, सबसे पहले आप इसकी नॉर्मल इक्वेशन भी लिख देते हैं, चलें। ये CH3, ये CH2, CnCOOH है, इसको जब आप NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास बेसिकली CH2NH एंड यू विल हैव COO, और इधर बेसिकली आपके पास जो है ना Na आ जाएगा बेटा, यहाँ H2O आ जाएगा, राइट? अब पता है क्या होगा, ये Na कट जाएगा, है ना, और ये आपके पास Na कट जाएगा बिल्कुल। हम्म, तो आपके पास जो इसका आयनिक इक्वेशन बनेगी ना, वो ऐसे बनेगी। CH2, देखो यहाँ स्टेट सिम्बल्स लिखा हुआ है, इस बार पढ़ लिया मैंने, CH2 CnCOOH, और यहाँ आप लिख देंगे aqueous प्लस OH नेगेटिव, aqueous फॉर्मिंग CH2 and CHCOO नेगेटिव, aqueous प्लस H2O लिक्विड। ठीक है बेटा, ये सेटअप हो गया हमारे पास। नेक्स्ट दे आर सेइंग सजेस्ट द फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट व्हेन दिस इज हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद NaOH। जब आप बेसिकली इस कंपाउंड को हीट करोगे अंडर रिफ्लक्स विद NaOH, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? देखिए मेरी बात सुने, ये ना बहुत अच्छा पार्ट है, ये आपके पास जो नाइट्राइल्स है उसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात आज लिख के दे रहा हूँ, नाइट्राइल की जो एसिडिक या फिर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मंडे को आ रहा है इंशाल्लाह, आई एम टेलिंग यू, ये आ रहा है। ठीक है, एसिडिक या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आ रहा है। ये देखो ये जो कंपाउंड है मैं आपके सामने बना रहा हूँ, देखिएगा जरा, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, CH2, एक तरफ Cn है, Cn को ना मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखें 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 देखें, ये कार्बन है, और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, 2 CH2 हैं, एक Cn है। जब बेटा आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे ना, ठीक है, और हीट एंड रिफ्लक्स करेंगे, तो आपके पास क्या होगा? सबसे पहली बात तो देखो बेटा, ये गायब हो जाएगा, ये जो H है ना बेटा, ये हटेगा, और इस H की जगह आपके पास Na आ जाएगा, पहली बात। फिर दूसरी बात ये है
कि ये साइनाइड भी टूटेगा, साइनाइड कह रहा सॉरी, ये नाइट्राइल भी टूटेगा और यहाँ इवेंचुअली पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जो कि फर्दरली Na के साथ रिएक्ट करके यहाँ Na लगा देगा। समझ रहे हैं बात को? जब भी आपके पास जो ये नाइट्राइल है ना बेटा, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दरली रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और H की जगह Na आके लग जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसका मुझे फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला तो बहुत आसान होता है लिखना। कैसे लिखेंगे हम, वही बात कर देंगे। हम बोलेंगे देखिए सर CH2A, अब मुझे जरा बताएं राइट और लेफ्ट पे सेम सेम चेन नहीं है क्या? बिल्कुल सेम सेम चेन है राइट। तो मैं क्या करूंगा CH2 और यहाँ पे COO Na और इधर 2 लगा देंगे। अगेन इसके लिए बेटा जो है ना हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट जाके रिकैप करना पड़ेगा। ये नाइट्राइल है, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, जी जी बेटा मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। जब आप इस नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो बेटा ये नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मैंने यहाँ दिखाया था पहले। बट वो कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ फर्दरली रिएक्ट करेगा और इस H की जगह Na आके लग जाएगा। करेक्ट? तो आपके पास CO और Na आके, मतलब कि COO Na और उसके बाद यहाँ 2 आके लग जाएगा। ये सेटअप होगा आपके पास। ठीक है जी, कोई टेंशन कोई परेशानी का मसला, आगे चलते हैं। शाबाश, अच्छा पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी देखेंगे। शाबाश शायान, अब क्लियर है? नेवर माइंड बेटा, आगे चलते हैं। शाबाश। देन देयर सेइंग कंप्लीट, कंप्लीट नहीं, वो आपसे कह रहे हैं कि CH2 CnCOH is very soluble in water because it can form hydrogen bonds with water। ठीक है, कंप्लीट फिगर 4.2 to show one hydrogen bond between the molecule of this and molecule of water। आपको बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना है between molecule of this and molecule of water। label the hydrogen bond and show any relevant partial charges and lone pairs वगैरह। ठीक है, ओके ओके ओके, या बेटा आई एम जस्ट गोना अपलोड द रिकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा पार्ट है, मैं इसका जो है ना रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, अपना यहाँ पे बेसिकली हमें जो है ना वो करना है ना, लाइक इसकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर दिखाना है राइट। तो बहुत आसान है, आप पानी बनाओ, ऐसे बनाओ वाटर, यहाँ पे बनाओ लोन पेयर, नेगेटिव डायपोल। लोन पेयर से बेटा अट्रैक्शन दिखाओ टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन। यहाँ इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन बनाओ, यहाँ लोन पेयर बनाओ, और यहाँ भी आप ऐसे अट्रैक्शन दिखाओ, और यहाँ एक H पॉजिटिव आए। ठीक है, यहाँ भी लोन पेयर बना के एक नेगेटिव डायपोल दिखा दो। ठीक है, तो ये इस तरह से अट्रैक्शन होगी। करेक्ट? कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला? ओके जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ऑन फिगर 4.3 शोज, फिगर 4.3 शोज अ सिंथेसिस ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है जी, देन दे सेइंग द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द सिंथेसिस हैज अ सिंगल स्टेप। ठीक है, देखो मैं यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ। द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन द फिगर ऑन द oh my days, the reaction mechanism of the synthesis in figure 4.3 has a single step। complete figure 4.3 to show this mechanism including lone pair charges and dipoles वगैरह। हमें ना ये बेसिकली वो शो करना है। तो अगेन ये कोई इतना मुश्किल पार्ट है नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें, आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है इस Cl की जगह ये आके लग रहा है राइट, ऐसा ही है, यस और नो? इस देखे ना यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl की जगह देखिए Cn आके लग गया और Cl बाहर आ गया, ऐसा ही है। तो अब आपको ना एक सिंगल स्टेप के अंदर ये पूरा स्टेप दिखाना है। सिंगल स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे बताएं? मैं एक एरो दिखाऊंगा ये वाला बॉन्ड टूटते हुए, इस पे मैं एक पॉजिटिव डायपोल दिखाऊंगा, और यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा के इस तरह से क्या दिखा दूंगा। दिस इज बेसिकली माई डेटिव बॉन्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज बनाए, नेगेटिव डायपोल बनाए, एंड दिस इज माई हेटेरोलिटिक फिजन। ठीक है बच्चों, ये सेटअप हो रहा है आपके पास, बस दैट्स इट। सिंगल स्टेप बोलेंगे तो यही करेंगे हम इंशाल्लाह। ओके जी ओके, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन फिगर 4.3। यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा, मुझे कोई बताए? ये CN भाई है। CN भाई को हम क्या बोलते हैं, बस आइडेंटिफाई करना है तो मैं बस CN ही लिख दूंगा। नेम बोलते तो मैं साइनाइडाइन बोलता फिर। ठीक है, अगर नेम कहते तो फिर साइनाइडाइन कहता। Then they're saying identify the mechanism of the reaction in figure 4.3। अब ये मैकेनिज्म के सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों ने ना सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये जो रिएक्शन हो रहा है, क्या CN आके क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो कहना है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पहली बात।
दूसरी बात, क्या यहाँ पे ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है बाय द अप्रोच ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल? साइनाइड न्यूक्लियोफाइल आके टक्कर मार रहा है तभी तो रिएक्शन हो रहा है, तभी ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चे, चले जी आगे चलते हैं, शाबाश। बस बेटा लास्ट पेज है, खत्म। सितारों के आगे जहां और भी है, लेकिन 2 पेज के पास जहां खत्म है। ठीक है, शाबाश शाबाश। फिगर 4.4 डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस स्टार्टिंग विद दिस टू फॉर्म ई। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? अगर आप देखें स्टेप 1 के अंदर ना, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, मैं इसको बेसिकली एक अल्कोहल से रिएक्ट करा रहा हूँ, ऐसा ही है। और मेरे पास एक एस्टर फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखें, ये एसिड है, ये अल्कोहल है, और ये एस्टर है। तो कहना ऐसे, वो आपसे बोले ये क्या टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो कहना ऐसे ये कौन सा रिएक्शन होगा? अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ वो आपसे बोल रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना? अगर वो आपसे बोले नेम द रिएक्शन तो स्टेरिफिकेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन तो कंडेंसेशन रिएक्शन। नहीं ना, एक बात नहीं हो गई ना बेटा। रिएक्शन का नाम स्टेरिफिकेशन है, बट उसकी जो टाइप है वो कंडेंसेशन है। हमने कुल 6 या 5 टाइप्स पढ़ी रिएक्शंस की। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन, बस। हाइड्रोलिसिस की 2 टाइप है, एसिडिक एल्कलाइन। देन दे सेइंग नेम CHO द रिएक्टेंट इन स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर जो आपके पास रिएक्टेंट है आपने उसको नेम करना है कौन सा? देखें यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे पास। हम्म ये राइट साइड वाला पोर्शन एज इट इज है, और मैं CHO इसको डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, राइट। बाय द वे, वैसे CHO जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ना कि CHO, तो ये CHO तो बेटा ये रहा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक H एक H। तो ये तो मेथेनल है, मिथेनल, मेथेनल, वट एवर यू वॉन्ट टू से। देन देयर सेइंग रिड्यूस द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ई। आपको मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ई निकालना है। ओके जी, बहुत आसान है। कंपाउंड पे करेंगे सारा सेटअप, ये कार्बन, थक थक थक। कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है ना, C6 हो गया हमारे पास। उसके बाद हाइड्रोजन काउंट करें, पहले नाइट्रोजन कर लेते हैं। एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन दो। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो जाएंगे। C6H O2H मतलब C6NO2H7। Correct? Then they're saying E can be polymerized to form polymer F। E को आप पॉलीमराइज करके पॉलीमर F में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज E ब्रो? दिस इज E। ठीक है, ये E है आपके पास, राइट। E को हम पॉलीमराइज करके ना ये सब कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, 2 मिनट के लिए ना इसको हटा रहा हूँ, और मैं आपके सामने इसको लेके आ रहा हूँ। अब ना जब भी पॉलीमराइजेशन वाली बात आए ना, तो ये कोई इतना मुश्किल काम है नहीं। दिस इज योर E, राइट। अब ना मुझे जरा बताना कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। मैं इन दोनों को मैचिंग कर रहा हूँ, देखिएगा इस तरह, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक CN ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? एक कार्बन एक ऑक्सीजन। देखो देखो मेरी बात सुनो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, मैंने इनको बना दिया, राइट। ऐसा ही है, इस CN को मैंने ऐसे दिखा दिया। अब ना ये जो ऊपर की चेन है ना पूरी, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये पूरी चेन पता है किस तरह की है? कार्बन ऑक्सीजन, एंड देन ऑक्सीजन, एंड देन C2H5। क्या मैं E को ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो? जो बच्चे मुझे कहते हैं ना सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में मस्त आ रहा है, तो देखो मतलब ये डिस्प्लेट बनाया हुआ है मैंने, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसको आप इसको समझ सकते हैं इसको, माशाल्लाह। कि आपके पास वो कार्बन था, देखो ये कार्बन था ना बेटे, इस कार्बन पे ये कार्बन, ये देखो ना ये कार्बन ही लगा हुआ है, राइट। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड C2H5, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये आपका एक मोनोमर आ गया। क्या आ गया? मोनोमर आ गया। इसका पॉलीमर बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। ऐसे लेकर आएंगे इसको, इधर लेकर आएंगे, कॉपी करेंगे, एक्स्ट्रा जो डबल एक्स्ट्रा बॉन्ड है बेटा उसको उसको उड़ाएंगे, बॉन्ड को तोड़ा और अब विंग्स को एक्सटेंड कर देंगे। ब्रैकेट लगाएं, यानी दीवार, कि एक मोनोमर बन गया। लेट्स से एग्जामिनर ने आपको बोला है 2 मोनोमर, यहाँ तो एक बोला है ना, तो ये तो काम हो गया। लेट्स से एग्जामिनर आपसे कहता है 2 मोनोमर, तो फिर कैसे बनाते? एक इसको बनाते, एक इसको बनाते, एक्स्ट्रा बॉन्ड टूटता, विंग्स एक्सटेंड होती, कहानी खत्म, पैसा आजम। चलो भाई, ये लो भाई,
बेहतरीन सेटअप हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो? अभी ये बोला है तो अभी हमारा ये आंसर है। सब बच्चों की ये वाली बात क्लियर है बेटा? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? करेक्ट गाइस, आगे चलो, यस और नो? सब बच्चे करें रिस्पॉन्ड, सब बच्चे करें। कौन कौन रह गया बात में? अयान, नासिर, आपको क्लियर है बेटा? उम्मे हानिया, आपको क्लियर है? फातिमा, ताहिर, माहीन, समीर, सुफियान। सुफियान, आपकी सुबह से एक आवाज नहीं आई बेटा। अभी तक मॉक में हाईएस्ट जो है ना उनके चल रहे हैं माशाल्लाह। हसन के। हसन, मेरा तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत शक है आपने चीटिंग की है, यकीन माने। फिजिकल वाले बच्चों में तो अभी सुफियान के माशाल्लाह अच्छा आए हुए हैं, अल्लाह खैर करे। नेवर माइंड। आपका तो मॉक, अच्छा नेवर माइंड। देखते हैं अभी। फिगर 4.5 shows the infrared spectrum of E। मुझे E का infrared spectrum नजर आ रहा है। वो आपसे कह रहे हैं, यूजिंग द इंफॉर्मेशन given in table 4.1 identify a cross on figure 4.5। 4.5 कहाँ है? ये वाली है। ठीक है। An absorption that can be used to monitor the progress of the polymerization of E। एक ऐसा आपके पास क्रॉस जिससे आप ना पॉलीमराइजेशन को मॉनिटर कर सकें। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जब यहाँ पॉलीमराइजेशन हो रही है, जरा सब बच्चे देना, पहले मुझे ना कोई बच्चा बताए कि यार बेटा 2 मिनट रह गए, 2 मिनट के बाद क्लास खत्म। ठीक है, मुझे पहले सब बच्चे बताएं ये कौन सी पॉलीमराइजेशन है। क्या ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है? फिर ये कौन सी पॉलीमराइजेशन है? सब बच्चे बताएं ये कौन सी पॉलीमराइजेशन है बेटा? यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन, बिल्कुल। और एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अगर आप मोनोमर को और पॉलीमर को देखो, तो मैं ये बोलूंगा कि सर मोनोमर के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पॉलीमर के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो जब आप मोनोमर से पॉलीमर में जा रहे हैं, तो आपको क्या नजर आएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली पीक खुदा हाफिज हो जाएगी। बिकॉज जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली पीक होगी ना बेटा, वो बिल्कुल खत्म होने की होगी। जल्दी से नीचे आते हैं। एल्कीन की पीक ढूंढेंगे। एल्कीन की पीक हमें कहाँ मिलती है? 1500 से 1500 से लेके 1680 तक की मिलती है, राइट? तो हम ये बोलेंगे कि अगर मैं जरा इधर आऊँ, इधर आऊँ, तो ये 1500 से लेके देखो ये 2000 आ गया। हम्म। 1500 से 1680, राइट? तो ये समवेयर अराउंड यहाँ पे होगी, देखो। ये अगर मेरे पास 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, एल्किन की एक ये वाली पीक होती है, राइट, हमारे पास जो हटते हटते हुए हमें नजर आएगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं। और यही वाली पीक बोलनी पड़ेगी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर एफ। ई को जरा एक दफा दोबारा देखो। कार्बन डबल बॉन्ड है, ऑलरेडी एस्टर बना हुआ है, वो तो टूटेगा नहीं। साइनाइड का सेटअप है नहीं। कार्बन डबल बॉन्ड वाली पीक ही गायब होगी। और कुछ सेंसिबल ही नहीं है। हम बोलेंगे कि आपको जो है ना, बेसिकली ऐसा होगा कि सबसे पहले मैं अपने आंसर को एक्सप्लेन करूंगा। आई एम गोना से कि व्हेन कंपाउंड E will get converted to compound F, comma, then carbon double bond absorption peak। कार्बन डबल बॉन्ड एब्जॉर्प्शन पीक कौन सी है बेटा? 1500 से 1680 वाली, 1500 से 1680 वाली पीक विल डिसअपियर। जो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली पीक है ना, वो क्या होगा? इट विल डिसअपियर। एक सेकंड, एक सेकंड। ये आपको स्पेक्ट्रम ऑफ ई गिवन है ना, और एफ आपका वो है। हाँ सही है, सही तो लिखा है बेटा, सही लिखा है, सही लिखा है। विल डिसअपियर। और क्रॉस भी बनाना है ना, बिल्कुल। अब 1500 से ना 1680 वाली जो पीक है ना, मैं उसमें अगर आऊँ ना, आई एम गोना मार्क दिस पीक। ये पीक बेटा आपको डिसअपियर होते हुए नजर आएगी, ये क्रॉस दिखाएंगे। जब आप मोनोमर से पॉलीमर में जाओगे ना, तो ये 1500 से लेकर 1680, मतलब कि अराउंड 1700 के करीब की जो ये पीक है ना बेटा, ये आपको गायब होते हुए नजर आएगी। बिकॉज जब आप मोनोमर से पॉलीमर में जा रहे हो, तो डबल बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है, राइट?
ऐसा ही है, यस और नो? ये वाली सेटिंग होगी बेटा, ठीक है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? सबको क्लियर है ये वाली बात, समझ आ रही है एकदम बेहतरीन? गाइस से यस और नो? सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन विद दिस पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस पेपर। बहुत अच्छा हो गया पेपर। मैं आप लोग को जो है ना इसकी वो भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल बेटा, बस मैं अभी फौरन भेज रहा हूँ, ठीक है? पूरा वापस समझा दें। अरे, अरे गुरबत तेरी खैर। अच्छा चले, सुनो सुने। अयान ज्यादा सेटिंग खराब है नहीं इसकी, देखें। बता रहा इनऑर्गेनिक का बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। ये देखिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, राइट? जब आप मोनोमर से पॉलीमर में जाएंगे ना, तो ये डबल बॉन्ड की पीक गायब हो जाएगी। डबल बॉन्ड की पीक आपको कहाँ नजर आ रही है? 1500 से 1600 वाली, ठीक है? तो अल्लाह अल्लाह खैर आपको ये पीक गायब होते हुए नजर आएगी, जो आपने यहाँ लिख दिया। अब मेरी बात सुने, पहले जरा इस रिकॉर्डिंग को रोकते हैं, 1 मिनट मेरी कहानी सुन के जाए।